सभी दोस्तों को, सभी साथियों को ये तो जानकारी लग गई होगी कि जो हमारे एग्जाम डेट है वो अब 9 जुलाई बिल्कुल कंफर्म हो गई है। इसके अलावा कुछ जो नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे मेरा एक निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग मुझे पैसे का लोभ लालच मत दें, ठीक है, और कोई ऐसी अन्य सलाह ना दें जो आपके अध्ययन से कोई अलग हटके है। मैं किस क्षेत्र में कब वीडियो बनाऊंगा, कब क्लास लेके आऊंगा, मेरी पूरी रणनीति तैयार है। बस मैंने बोला था कि केवल आप लोग आपको विश्वास बढ़ाना है एक दूसरे पर। जो भी साथी यदि केवल पीडीएफ के लिए आतुर रहते हैं, उतावले रहते हैं, तो टेंशन मत लेना। मैंने बोला था कि मैं 25 से 30 जून के बीच में आप लोगों को सभी साइको की और जीके की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और जिसको पीडीएफ से मतलब है वो क्लास लेने की उसको कोई जरूरत नहीं है, ना वो क्लास ले। केवल जिसको लगता है कि हाँ कुछ सीखना है, जानना है। मैं एक साइकोलॉजी का मूल नियम और बता देता हूँ। साइकोलॉजी का जो मूल नियम है वो रहता है आपका सीखना, जानना, कि आपने क्या सीखा है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। आप जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, जो नैतिक आदर्श हैं, उनको आपने आत्मसात कर पाए हैं, उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी है कि नहीं है। तो ये केवल आप याद रख लेना है इतनी बातें। बाकी जितने आप पैसे वाले हों, जो भी आप अच्छा भगवान करे आपको दिन रात समृद्धि करें। मैंने बोला था कि जितनी जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कि अब मुझे आर्थिक सहयोग लेने की जरूरत है, मैं आप लोगों से जरूर चर्चा कर दिया करूंगा कि अब मुझे यहाँ जरूरत पड़ रही है पैसे की, अब आप लोगों को इतना इतना फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जहां मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो फ्री मिल रहा है बिल्कुल पढ़िए, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना है। केवल आप लोग यदि सामग्री एकत्रित करने में लगे होंगे तो मैं इतनी सामग्री आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि आप लोग स्वयं भौचक्के रह जाएंगे कि ये है क्या। तो हम लोगों को केवल अपने मतलब की, जिससे हमारा जो रिटन पेपर है वो निकल जाए, इस स्तर तक की हमको सामग्री एकत्रित करनी है। और जरूरत से ज्यादा कोई मैसेज भी नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छे नागरिक की सबसे प्रमुख पहचान क्या है, ये हम लोग देखेंगे। देखो, मैं कल से बुखार था और सर्दी जुकाम खांसी भी मुझे बहुत अच्छी ज्यादा आ रही थी, तो इस वजह से कल हम लोग कोई क्लास नहीं ले पाए हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरा पूरा टारगेट सेट है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका पूरा जीके, बाकी जो मैं रास्ता आपको बताते चलूंगा, आपको केवल उस पर देखो, स्वयं से आप कितनी मेहनत करेंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं अपना टारगेट बनाया हूं, मैं उसके इस आधार पर कार्य करता हूं। पूरी कार्य योजना मेरी तैयार है। किस दिन किस क्लास हमको लेनी है, कौन से विषयों पर हमको जीके में कितना जानने की जरूरत है, कितना पढ़ने की जरूरत है, और कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो वो मेरा पूरा तैयार है व्यू। आप उसमें कोई टेंशन लेना नहीं, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, एक बार और देख लेते हैं प्रश्न। अच्छे नागरिक की सबसे प्रमुख पहचान क्या हो सकती है। यदि हम मान लें कि आप अच्छे नागरिक हैं, तो आपके अंदर वो हमें क्या गुण दिख जाएंगे कि हम मानने लगेंगे कि हम अच्छे नागरिक हैं। देखो, जो भी प्रैक्टिस होगी वो मैंने बताया कि बिल्कुल अनुभव पर होगी। आपने यदि एक्सपीरियंस किया है इन सारी चीजों को, तो आप इसको ज्यादा अच्छी तरह से जान पाएंगे। और साइकोलॉजी यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो 4 से 5 प्रश्न जितने भी आए वो अलग बात है, लेकिन साइकोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंटरव्यू का पर्पस है, ठीक है। तो इंटरव्यू के नजरिए से भी हम लोगों को साइकोलॉजी की क्लास देखनी है। तो अब इसका उत्तर, आप अपने अधिकार जानेंगे, ये अच्छी नागरिक की पहचान है तो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभी ये सही है। और साइकोलॉजी का एक मूल नियम और मैं बता दूं, पहले आपको देखना है कि 3 सिमिलर चीजें कौन सी हैं जो कोई एक दिशा में आपको इंडिकेट करती हो, और एक चौथी चीज कौन सी है जो कोई एक दिशा में, अलग दिशा में आप लोग को आप ले जाती हो। तो फिर आप समझने कि साइकोलॉजी का उत्तर वही निकलता है। दूसरा, टैक्स भरना, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप टैक्स नहीं भरेंगे तो फिर हमारे देश का खर्चा, जो हमारे पीड़ित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी योजनाओं में सरकार पैसे कैसे दे पाएगी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अधिकारों से पहले कर्तव्य का निर्वहन। ये बिल्कुल होना चाहिए। सरकार का समर्थक होना, ये चारों ऑप्शन हो गए हैं। देखो, सरकार का समर्थक होना, हमारे यहाँ पे कोई कानूनी पाबंदी या कोई गुनाह तो है नहीं। अब इसमें हमको 3 अलग लग रहे, कौन कौन से, अपने अधिकार जानना, टैक्स भरना और सरकार का समर्थक होना। और जो चौथा ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है अधिकारों से पहले कर्तव्य। आप अपने परिवार में जो पहले अधिकारों की
वकालत करते हैं कि मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, कम है मेरे खर्चे के लिए, तो आप पहले अपने कर्तव्य निभाओ परिवार के प्रति। जब आपको वो अधिकार दिए जाएंगे तो अच्छे नागरिक या अच्छे बेटे या अच्छे शिष्य की जो पहचान है, अधिकारों से पहले कर्तव्य का निर्वहन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा मूल्य एक आदर्श नागरिक में होना चाहिए। देखो, आदर्श नागरिक जो होता है वो मैंने आइडियल जो सिटीजन बोला है। कुछ साथी इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो मैं एक दो वर्ड इंग्लिश के जरूर प्रयोग करूंगा, बाकी मैं पूरा कन्वर्ट करके क्लास नहीं ला सकता हूं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी अगली वर्ष में कोशिश करूंगा कि शायद आपको इंग्लिश मीडियम वाला भी जिसको समझ में नहीं आती है और साथ में पीडीएफ में उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, कौन सा मूल्य एक आदर्श नागरिक में होना चाहिए। पक्षपात करने वाला, बिल्कुल पक्षपात हम लोगों को देखना है कि सही कहाँ है तो वहां पक्षपात करना चाहिए हमको। समर्थन करने वाला, अच्छी बुरी, देखो समर्थन आप अच्छी चीज का भी कर सकते हैं, बुरी चीज का भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों स्थितियां हैं। मैं आप लोग बहुत अच्छी तरह पहले इसको समझना कि मनोविज्ञान आपसे चाहता क्या है। पक्षपात आप अच्छी बात का भी कर सकते हैं, बुरी बात का भी कर सकते हैं। तटस्थता आप जो रखेंगे वो ऐसा हो सकता है कि किसी पर अत्याचार हो रहा है, अब आप जो अत्याचार करने वाला है अब आप खड़े होकर देख रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हो ना बुरे को बुरा बोल रहे हैं, तो एक तो ये आदर्श नागरिक की पहचान नहीं हो सकती है। अब वो ईमानदारी, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए, उसका पूरा जीवन, उसकी राष्ट्र की उन्नति समृद्धि जो भी है वो ईमानदारी पर निर्भर करेगी। तो एक आदर्श नागरिक में ईमानदारी वाला, और भी ऐसे मूल्य देखो हो सकते थे, ईमानदारी के अलावा भी कोई मूल्य हो सकता था जो इसमें डाला जाएगा ऑप्शन में। आप लोगों को प्रश्नों के पीछे नहीं भागना है, मैं कई बार समझाया हूं अपनी क्लास में। आप लोग क्या है कि अब इस प्रश्न में आप ईमानदारी देख लिए रट्टा मार देंगे, मैंने बोला कि आप पीडीएफ के पीछे नहीं भागेंगे, आप समझने को, साइकोलॉजी में आप समझदारी के प्रति भागेंगे कि आखिर इसमें समझदारी भरा कौन सा ऑप्शन लग रहा है, और वो वहां रहता है। सबसे ज्यादा समस्या है साइकोलॉजी, समझ में नहीं आती है, पढ़ना है नहीं है, अपना अपना ज्ञान बगाड़ना है और फिर दूसरे को दोषी ठहरा देना है कि इन टीचर से मैंने पढ़ा था, इन पे कुछ नहीं आता है, इनसे मैंने पढ़ा था। देखो, दूसरे पर आप आरोप लगाने से अच्छा है स्वयं का आत्म साक्षात्कार करें। मैंने कई बार समझाया है कि सफलता व्यक्ति का बहाना नहीं ढूंढती, सफलता को एक दृढ़ विश्वास और रास्ता चाहती है वो। ठीक है, आपको एक दृढ़ निश्चयी बनना चाहिए जब आप सफलता के करीब जाएंगे। आप यदि पीडीएफ से एकत्रित करके सारी सामग्री और फर्स्ट सेकंड पेपर यदि निकालने की सोच रहे हो तो ये ठीक है कि ये आपका पेपर निकल सकता है, लेकिन आप फाइनली धर्मगुरु बन जाएंगे इसमें थोड़ा मुझे दुविधा है। ठीक है, शंका है। कई मेरे साथ ऐसे साथी जुड़े हैं, दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन बस वो करते क्या है कि इसी दौर में रहते हैं, उनका मूल मकसद या मूल अर्थ जानना ही नहीं है धर्मगुरु का कि क्या है। ठीक है, आते हैं हम लोग वापस अपने जीवन पर। नागरिकों के लिए संविधान में कौन सी बात अनिवार्य है, इसमें ये थोड़ा मुझे संविधान गलत लग रहा है। ठीक है, अनिवार्य नहीं होना चाहिए बात, ये नैतिकता में अनिवार्य कौन सी बात है ये होना चाहिए, तो ये वर्ड गलत है, यहाँ इसकी जगह नैतिकता है। नागरिकों के लिए नैतिकता में कौन सी बात अनिवार्य है। वोट डालना नैतिकता नहीं मान सकते हैं, ये मान लेना कि हम लोग वोट डालना अपनी स्वयं की इच्छा है, लेकिन इसको नैतिकता से नहीं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सरकार की आलोचना करना, बिल्कुल। सरकारी लाभ लेना, बिल्कुल। मौलिक कर्तव्यों का पालन करना, देखो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम लोग मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। ये हमारी संविधान में एक कानूनी प्रावधान है कि आप लोग जिम्मे नैतिकता के आधार पर मौलिक कर्तव्यों का आपको पालन करना है, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, संविधान में अनिवार्य नहीं है, नैतिकता के आधार पर है। तो आप वोट डालने ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वो इतना, देखो मैंने बताया था कि ना जो साइको का मनोविज्ञान का दायरा होता है वो होता है व्यापक। अब इसमें सरकारी लाभ लेना भी हमारी नैतिकता हो सकती है, पर्सनली लाभ, स्वयं का हित हो सकता है। सरकारी की योजना, सरकार की आलोचना करना भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सटीक ऑप्शन निकल रहा है वो निकल रहा है मौलिक कर्तव्यों का पालन करना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो जाएगा, नैतिकता का अर्थ है क्या है। कानून का पालन, दूसरा स्वहित पर कार्य करना,
मदद करना, सही गलत में अंतर करना। देखो, नैतिकता का जो मूल अर्थ है वो मान सकते हैं कि आप कानून का पालन करें, ये नैतिकता है, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। आप जैसे मैंने बोला कि मौलिक कर्तव्यों का आप निर्वहन करें, स्वहित पर काम करें, ये भी आप कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है अपने लिए कार्य करना। लेकिन अपने साथ साथ जो हमारा समाज या हमारे परिवार की जिम्मेवारी उसको भी देखना चाहिए, केवल स्वहित नहीं देखना चाहिए। मदद करना बिल्कुल आपके जीवन में एक अच्छा आचरण है। सही गलत में अंतर करना ये मुख्य उद्देश्य है नैतिकता का, कि आप कोई चीज यदि घटित हो रही है तो इसका ऑप्शन डी है, उसमें जाने कि ये सही है कि गलत है। आप यदि सही गलत में द्वंद्व आपको फंस रहा है तो फिर आप तटस्थ की स्थिति में हो सकते हैं कि आप फिर तटस्थ हो जाएं कि ये ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सही है गलत है, इसको बोलते हैं द्वंद्व, दुविधा। तो वहां आप तटस्थता, न्यूट्रलिटी का अपना सकते हैं गुण। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 5वां, एक अच्छे नागरिक में कौन सा व्यवहार नहीं होना चाहिए। थोड़ा पहली बात, जब आप पेपर देने जाए ना, जो भी नई साथी हैं और पुराने, तो ऐसे पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि क्या हमसे जानना चाह रहा है, ये क्या डिमांड करता है। तो व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कहने का होना चाहिए तो पर्यावरण की रक्षा, अब ये तो सही है, कानून का पालन बिल्कुल होना चाहिए, सभी के प्रति समान व्यवहार बिल्कुल होना चाहिए। तो अब नहीं क्या होना चाहिए, वो सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है उसका यदि आप नुकसान करते हैं कहीं भी हमारी भारत सरकार का, वो हमारे देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति है, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग करते हो तो ये आज से बंद कर देना, क्योंकि ये नैतिकता के खिलाफ है। अगला प्रश्न, सहिष्णुता का क्या अर्थ है। जो टॉलरेंस है उसका मीन्स क्या है, ये देखेंगे हम लोग। शांत रहना, सहिष्णु का मान सकते हैं, लेकिन 5-10%। गलत बात पर गुस्सा होना, ये भी 5-10% मान सकते हैं। श्रेष्ठता की भावना, ये तो सहिष्णुता हो ही नहीं सकती। सभी धर्म के विचारों का सम्मान, हाँ, यदि आप टॉलरेंट हैं, आप सहिष्णु व्यक्ति हैं, तो सभी के विचारों का, व्यवहार का, धर्म का जो भी सही है उसका आप लोग जरूर सम्मान करेंगे। यदि गलत है, ऐसा नहीं है कि धर्म में कोई गलत प्रथाएं हैं तो उसका भी सम्मान करें तो आप सहिष्णु हैं। आप धर्म में भी सही बात का जो करें, यहीं से निकलते हैं जो हमारे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न के अंदर प्रश्न वो यही बनते हैं। यदि आपने इसका अर्थ मुझे बता दिया होता कि सभी के धर्म और विचारों का सम्मान, तो अब मैं बोल दूं कि अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई है, तो ये भी तो उनके धर्म के कानून थे या धर्म के मान्यताएं थी, तो उसका भी आप सम्मान कर रहे थे। नहीं, ये समकालीन समय में गलत था। तो सभी धर्म के विचारों सम्मान का जो सही है, ठीक है, उनका सम्मान करना है हमको। आगे बढ़ते हैं, नागरिक का मुख्य नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए। इसके नागरिक का जो मुख्य नैतिक कर्तव्य क्या होना चाहिए आपका, पढ़ाई करना, ये छात्र का नैतिक कर्तव्य। अधिकार मांगना, ये जनता का बिल्कुल नैतिक कर्तव्य। प्रचार करना, ये तो नैतिक कर्तव्य नहीं है, जवाबदेही मान सकती। समाज के प्रति जिम्मेवारी, इस समाज को जो संबोधित है, ये राष्ट्र को संबोधित कर रहा है शब्द। ठीक है, तो जो नागरिक का मुख्य नैतिक कर्तव्य होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी। हमारे समाज के जो राष्ट्र के हमारे नागरिक हैं, हमारे समाज के जो नागरिक हैं, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे आगे, नागरिक द्वारा देश प्रेम को कैसे दर्शाया जा सकता है। यदि आप देश प्रेमी हैं तो आप कैसे साबित करेंगे कि हम देश प्रेमी हैं। ये आपको साबित करना है किसी के सामने, कि आप हमको चेक करना कि हम देश प्रेमी हैं कि नहीं है। देशभक्ति की फिल्में देखते हुए पड़ोसी राष्ट्रों को गाली देना, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें नहीं मानना कि हम देश प्रेमी हैं, ऐसा करें। ध्वजारोहण करना, ये देश प्रेम का एक पहलू हो सकता है। सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्टें डालना, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो कतई नहीं। ठीक है, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, ये है इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका। नागरिक द्वारा देश प्रेम को कैसे दर्शाया जा सकता है। यदि आप ईमानदारी का, कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप देश प्रेमी हैं। इसीलिए मुझे कई बार गुस्सा आती है कि जितने भी ये शपथ लेते हैं नौकरी करने वाले, और बाद में उसी शपथ का सबसे पहले अपनी शादी में मजाक उड़ाते हैं। मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि उसके अनुसार जो भी कानून के द्वारा
पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। और जैसे ही शादी होती है धर्मगुरु बनने के बाद 20 लाख 50 लाख डिमांड करने लगते हैं। तो इससे मैं थोड़ा ज्यादा नाराज रहता हूँ। ऐसा कोई यदि धर्मगुरु बनता है हमारे पढ़ाने से तो मुझे शादी में इनवाइट मत करना, क्योंकि फिर वहां मेरा देश प्रेम जाग सकता है, तो उसमें नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है। कौन सा कार्य नैतिकता के विरुद्ध है? वरिष्ठता का सम्मान, ये बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए हमको। स्वच्छता बनाए रखना, ये भी करना बनाए रखना चाहिए। कैसे हो सकता है नैतिकता के विरुद्ध? दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, ये बिल्कुल होना चाहिए, ये विरुद्ध नहीं है। झूठ बोलकर लाभ उठाना, यदि आप मुझसे झूठ बोल बोल कर, देखो एक मुझे बात से सबसे ज्यादा एलर्जी है, वो है झूठ से। यदि कोई भी लड़का विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, मेरे ग्रुप से जुड़ा है या मेरी क्लासें लेता है, तो विशेष तौर पर याद रखना कि मुझसे झूठ नहीं बोलना। यदि झूठ बोला तो मैं फिर ब्लॉक मार देता हूँ। एक 3-4 दिन पहले ऐसे ही झूठ बोल रहा था, मैं तो समझ जाता हूँ 1 मिनट में कि आप सच्चाई क्या है कि जो झूठ क्या है, तो मैंने ब्लॉक मार दिया। वो 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं खोलूंगा। आपको केवल मेरे साथ यदि विश्वास बढ़ाना है, संबंध रखना है, तो ईमानदारी के साथ रखेंगे। बाकी आपको जहां जैसा चाहे मैं बोल देता हूं कि आपको मेरी क्लास नहीं लेनी, बिल्कुल मत लेना। मेरा यदि चैनल सब्सक्राइब किया हो अनसब्सक्राइब कर देना। मेरे ग्रुप में हो तो ग्रुप से आप एग्जिट मार देना। मैंने बोला था कि जो ईमानदारी के साथ करना मेरे साथ करोगे। ठीक है। एक अच्छा नागरिक सबसे पहले किसे प्राथमिकता देता है? यदि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो आप किसे प्रायोरिटी देंगे? ठीक है। व्यक्तिगत लाभ को, देखो एक अच्छा व्यक्ति होगा वो व्यक्तिगत लाभ को कम प्रेफर करेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखना, बिल्कुल आप बनाए रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए प्राथमिकता नहीं होगी। जीवन में मनोरंजन होना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि आजकल अवसाद का राष्ट्र है तो समाज कल्याण, ये होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी है, राष्ट्र हित और समाज कल्याण आपके अंदर नागरिक में की जो सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा कार्य सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के अंतर्गत नहीं आता? अब यहाँ पर थोड़ा शब्द पर गौर करना, मैंने कई बार बोला है कि नहीं आता। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? कचरा में कूड़ा डालना, ये बिल्कुल नहीं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना, ये तो आता है। दूसरों की सहायता करना, ये नैतिकता के अंतर्गत। दीवारों पर थूकना, ये सार्वजनिक नैतिकता के वो उसमें नहीं आएगा, अंतर्गत नहीं आएगा। ये आएगा हमारी निजी नैतिकता के अंतर्गत। ठीक है, ये निजी नैतिकता है दीवारों पर थूकना। यदि आप किसी के दरवाजे पर गंदगी फैला रहे हो, आजकल का चलन है कि लोग बात चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पर सफाई रहे और दूसरे के यहाँ गंदगी फैली रहे, तो ये हमारी निजी नैतिकता हो जाएगी, ये सार्वजनिक नैतिकता नहीं होगी। अगला प्रश्न हमारा, स्वामी विवेकानंद जी जो किस मूल्य पर विशेष बल देते थे? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेना है। दिखावे की संस्कृति जो अभी वर्तमान में हमारे इंटरनेट मीडिया पर चल रही है, निंदा की बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आलस्य तो उनके बिल्कुल जीवन में कभी था ही नहीं। आत्मगौरव और सेवा, आप एक अनुभूति करो आत्मगौरव की कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अंदर सेवा का भाव, बिल्कुल बिना स्वार्थ के तत्पर, हर समय तत्पर रहना दूसरे की मदद करने के लिए, ये है हमारे विवेकानंद जी के जो मूल्य थे। अगला प्रश्न, नैतिक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अहंकारी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, झूठ और कपटी ये भी नहीं होना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने वाला ये भी नहीं होना चाहिए। तो विनम्र और सत्यनिष्ठ होना चाहिए। आपके अंदर उदारता, विनम्रता, कोमलता, सहृदयता, ऐसे शब्द रहते हैं। जो भी आपके का शब्द अच्छा आपके अंदर सूटेबल हो जाए वो रख लेना है। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक जिम्मेदारी का तात्पर्य है। यदि आप समाज की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए? परिवार की जिम्मेदारी निभाना, ये तो एक पहलू है। कानून तोड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं है। राजनीति में भाग लेना, ये एक पहलू मान सकते हैं कि आप सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए राजनीति में आएंगे और बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई नेता करता नहीं है। सामाजिक कर्तव्यों का पालन, जो भी कर्तव्य है समाज की उन्नति के लिए उसका आप पालन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, नागरिक का राष्ट्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? राष्ट्र के प्रति कैसा होना चाहिए? हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
धर्म से, लोगों से, समाज से, जाति से उठकर है राष्ट्र सर्वोपरि। ठीक है, तो हमारा कैसा होना चाहिए? एक सकारात्मक 10% मान लो, उदासीन 0% है, आलोचनात्मक 5% मान सकते हैं। देखो, राष्ट्र की आलोचना नहीं करनी है आपको। राष्ट्र के जब भी जो आपका राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण है वो आपको बिल्कुल सर्वोपरि राष्ट्र हित में और सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए वो होना चाहिए आपको सरकार के। तो सरकार में यदि आप आते हैं इसी बात पर, राष्ट्र की जगह सरकार होता तो ये भी 10% हो जाता, तो ये 0% है। सकारात्मक और रचनात्मक, ये पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी, ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। सकारात्मक और रचनात्मक में आपका जितना भी आप क्रिएटिव होंगे देश के, जिस देश के नागरिक, वो उतना ही उन्नति, समृद्धि और अपनी जो राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय छवि, उतनी ही मजबूत होगी उसकी। ठीक है, अगली क्लास हमारी कौन सा नैतिक मूल्य नहीं है। देखो, कोमलता तो नैतिक मूल्य है, करुणा बिल्कुल है, कठोरता नहीं होना चाहिए। आप यदि कठोर है तो वो नैतिकता के पूर्णतः तो विपरीत नहीं है, लेकिन अंशतः कठोरता विपरीत है। कहीं कहीं आपको कठोर होना पड़ेगा। देखो, मैंने बताया दयालुता बिल्कुल है, नहीं है पर थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दे लेना है। अंशतः कठोरता है, तो अब यही सबसे हटके है। तीन एक रास्ते में हमारा इंगित कर रहे हैं कि ये सही रास्ता है, बाकी एक कठोरता हमारा अगला अंशतः गलत है, पूर्णतः कठोरता गलत नहीं है। जैसे अब आतंकवादी है, अब वहां आपका नैतिक ये है कि आपको राष्ट्र की रक्षा करना है, आपके नागरिकों की रक्षा। वो आतंकवादी नागरिकों के जान के दुश्मन है, तो आप वहां कठोरता नहीं दिखाएंगे तो फिर वहां समस्या पैदा होगी, तो वहां स्थिति बदल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, छात्र का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। अब यहाँ पर याद रख लेना, अभी नागरिक का व्यवहार होते थे, अब हम लोग छात्र का व्यवहार पर आ गए। तो परीक्षा पास करना ये एक निजी व्यवहार हो सकता है। उदंडता करना ये सभी लोगों के जीवन में रहता है, जो जैसे अपने विद्यालय में, गुरुकुल में रहकर या स्कूल में पढ़े होंगे तो सबने उदंडता की होगी समय, और जिसने नहीं की समझ लो उसने जीवन जिया भी नहीं है। ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, वही सब कुछ कर सकता है जीवन में। समयानुसार, बिल्कुल समय की हमको महत्वता होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अनुशासित और ईमानदार, लेकिन अपने जीवन में इन सब चीजों के करने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है आपको अनुशासन और आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन एंड हॉनेस्टी, ये दोनों चीजें आपको होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति नागरिक की पहली जिम्मेवारी क्या है? आपकी जो पहली जिम्मेवारी क्या बनती है राष्ट्र के प्रति, तो वो हम लोग देख लेंगे। राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेवारी होती है, राष्ट्र की बातें करना। हम लोग आराम से एक चौराहे पर बैठ के बातचीत करते रहते हैं, तो उसमें राजनीति के साथ राष्ट्र की बातें भी हो जाती है। मनोरंजन करना, ये तो कोई ऐसा है नहीं है। व्यक्तिगत जीवन जीना, ये भी नहीं है। तो अब होना क्या चाहिए? राष्ट्र का हित है जो सर्वोपरि मानना, तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कर्तव्य पालन का सीधा संबंध किससे है? धर्म से। बिल्कुल, धर्म हमको सिखाता है कि कर्तव्य पालन करो। अधिकारों से, जब आपको कुछ अधिकार जानकारी होंगे तो आप अधिकारों से आप फिर कर्तव्य पालन करेंगे। वोट देने से, वोट देने का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगला ऑप्शन आता है नैतिकता और नागरिकता। तो नैतिकता और जो नागरिकता है वो आपका कर्तव्य पालन सीधा राष्ट्र हित में जाता है, तो आपको इससे जरूर देखना है। बिल्कुल सटीकता वर्ड देखना है आपको किसी भी ऑप्शन का। देखो, धर्म, अधिकार, वोट, सबसे पहले आप यहीं पर जाएंगे, धर्म आपको कर्तव्य पालन सिखाता है, लेकिन नहीं, जैसे हम लोग कर्तव्य पालन अपना व्यवहारिक जीवन में आ जाते हैं धर्म से हटकर, तो वहां हम लोग फिर नैतिकता और नागरिकता को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें ऑप्शन निकल के आता है हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर है, यदि आप एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो कौन सा मूल्य दर्शाता है? इसमें आपको अब वो वैल्यू आपकी पता होना चाहिए कि यदि आप किसी के आप मददगार हैं, यदि आपके अंदर ऐसा कोई गुण है तो आप कैसे, तो पहला है आप भाई, आप यदि आपका भाई है तो आप बिल्कुल उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है।
आप लालच की वजह से कि शायद वो अमीर व्यक्ति हो, आप उसकी मदद करें तो वो आपको कुछ धन संपत्ति दे सकता है दान में, तो इसकी वजह से तो ये भी कोई अच्छे नागरिक का गुण नहीं है। आपकी जवाबदेही है कि आप किसी की मदद करें, लेकिन जो उसका मुख्य गुण है वो होना चाहिए आपके अंदर संवेदनशीलता, परोपकारिता। क्योंकि यहाँ पर आप हर समय एक चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, यदि आपके अंदर परोपकारिता संवेदनशीलता का गुण है तो आप लोग जरूर किसी भी समय हर परिस्थिति में तैयार रहेंगे दूसरे की मदद करना। ये सवाल इंटरव्यू में बनता है कि यदि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं और रास्ते में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको उसका इलाज करवाएंगे, उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात इंटरव्यू की आगे करेंगे, पहले अब हम लोग रिटन पेपर पे फोकस करते हैं। नैतिक प्रेरणा का सबसे स्थायी और दीर्घकालीन स्रोत क्या है? नैतिक प्रेरणा का स्थायी और जो नैतिक दीर्घकालीन स्रोत है वो होता है समाचार पत्र से आप नैतिक प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ कुछ ले सकते हैं, ठीक है। पुस्तक से आप काफी ले सकते हैं, मोबाइल से अज्ञानी बन सकते हैं, परिवार से आप स्थाई ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा आता है, वो ऑप्शन आता है डी, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति का एक ऐसी होता है कि जो हम जैसे छोटे होते हैं तो वहाँ किसी को सिखाने की पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग लोगों के अपने परिवार वालों को देखकर अपना व्यवहार करने लगते हैं कि अच्छा ये काम सही है ये काम गलत है, तो वहीं से हम लोग सबसे पहले नैतिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं, और यही स्थायी और दीर्घकालीन होती है। तो इसका ऑप्शन बनता है हमारा डी। अगला प्रश्न हमारा, नैतिक मूल्यों की प्रथम शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो नैतिक मूल्यों की प्रथम शिक्षा हम लोगों को प्राप्त होगी, वो कहाँ प्राप्त होगी? अध्यापक जी से कुछ हो सकती है, दो प्राथमिक शिक्षा हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अध्यापक जी हमको नैतिक मूल्य की दे सकते हैं। समाज भी हम लोग को नैतिक मूल्य में मार्गदर्शन जरूर कर सकता है, रिश्तेदार भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा डी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नैतिक मूल्यों की प्रथम शिक्षा प्राप्त होगी वो हम लोग परिवार से करेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा साधन नागरिकों में नैतिक चेतना उत्पन्न करता है? ये थोड़ा देख लेना कि आपके अंदर यदि नैतिक चेतना नैतिक गुण उत्पन्न करता है तो अभी तो मान लेंगे कि आप मान लेना कि मैं हूं आपका माध्यम नैतिक चेतना उत्पन्न करने का, लेकिन जो मेरा माध्यम हो सकता है अब उस पर आ जाएंगे। देखो, मैं विज्ञापनों से इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता हूँ, हाँ योग करता हूँ थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए। विद्यालय, आप लोग बिल्कुल विद्यालय को मान सकते हैं कि कुछ नैतिक चेतना उत्पन्न की है विद्यालय ने, लेकिन जो मेरी संपूर्ण चेतना उत्पन्न हुई है वो प्रेरणादायक उपदेश, जो प्रेरणादायक किताबें, ठीक है, इनसे हुई है मेरी। तो आप लोग यहाँ देख लेंगे कि चारों में जो सबसे सटीक जा रहा है वो प्रेरणादायक उपदेश जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, सत्य, अहिंसा, सेवा और सादगी देशभक्ति नागरिकों के अंदर कौन सा मूल्य उत्पन्न करती है? देखो, सत्य, अहिंसा, सेवा, सादगी, देशभक्ति, ये सेवा हमारी मदर टेरेसा जी का मुख्य मूल गुण था। सादगी और देशभक्ति आप ये अब्दुल कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। सत्य और अहिंसा है जो हमारे गांधी जी का आप मूल्य मान लेंगे। देशभक्ति नागरिकों के अंदर कौन सा मूल्य उत्पन्न करती है? जब ये सारी चीजें उत्पन्न करेंगी तो कोई अच्छा ही नैतिक मूल्य करेंगी, तो ये नैतिक प्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न करेंगे आप यदि इनको पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनकी जीवनी में, ठीक है। तो ये व्यापारिक अनुसंधान अंशतः सभी में आपको फायदा होगा। राजनीति में इन सारे लोगों के मूल्य आप बिल्कुल इससे कुछ फायदा ले सकते हैं, व्यापार में आप प्रॉफिट हो सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में इनके बताए रास्ते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है नैतिक प्रेरणा का, कि इनके बारे में जानने से, इनके बारे में पढ़ने से हम लोगों को नैतिक प्रेरणा मिलेगी। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, लोक कथाएं और मौलिक कर्तव्य किसको प्रेरित? जो हमारी लोक कथाएं होती हैं और मौलिक कर्तव्य किसका प्रेरक स्रोत है? वो हमारी नैतिक जिम्मेवारियों का स्रोत है, ठीक है। तो अधिकारों का स्रोत नहीं है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का नहीं है, चुनाव लड़ने का नहीं है। ऑप्शन डी है इसका। आखिरी बात मैं बता दूं, जो भी हमारी संविधान की क्लासें हो चुकी हैं 4 से 5, वो आप लोगों को यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लेनी है
क्योंकि अब हमारी इतिहास और संविधान में पहले ये 2 दिन में या 2 से 3 दिन में पूरा खत्म कर लूंगा ये दोनों विषय। फिर हम लोग भूगोल पर आएंगे, क्योंकि भूगोल हमारा थोड़ा विस्तृत होता है। और उसके बाद हम लोग संस्कृति, खेल, इन सारे को होते हुए पर्यावरण हमारा छोटा है, 1 दिन में उस क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा। तो सब विषयों की हमारी 2 से 3 क्लासें चलेगी, तो 6 3 क्लासें भी मान लें, अरे थोड़ा हमारी इतिहास की ज्यादा चल जाएंगी, इतिहास की हमारी 6 7 भी हो सकती है। तो 18 5 23 लगभग 25 दिन का हमारा पूरा कार्यक्रम है। तो 23 जून तक हम लोग बिल्कुल तैयारी। और साइको के जो प्रश्नों की बात है, वो हम लोग कम से कम 250 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 25 प्रश्नों का हम लोग सेट लेकर आएंगे, और लगभग 20 प्रश्न 25 जून तक हम लोग लगातार करेंगे। हाँ, यदि कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है खांसी की वजह से या कुछ, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड होती है, अभी मैं बहुत कंट्रोल किया था कि मुझे खांसी ना आ पाए, तो अब मैं क्षमा चाहता हूँ, यहीं क्लास को विराम देता हूँ। ठीक।